Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am your mentor अंकिता एस त्रिपाठी। आज हम टारगेट IIT Jam 2025 में प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन वैस्कुलर प्लांट्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हमने हार्मोन्स के बारे में जाना है, उसमें भी हमारा एक हार्मोन बचा है दैट इज गिबरेलिक एसिड, वो हम इसी चैप्टर के बाद पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा टिश्यू सिस्टम को समझ लेते हैं कि किस तरीके से प्लांट में टिश्यू सिस्टम्स होते हैं और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कैरी आउट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे हम ह्यूमंस हैं या जैसे एनिमल्स होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर टिश्यू सिस्टम होता है, वैसा ही टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में भी होता है। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं टिश्यूज दैट आर फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में अगर हम टिश्यूज की बात करें तो सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं हम टिश्यूज को। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे होने चाहिए? सिमिलर सेल्स जिनका ओरिजिन भी सेम हो और फंक्शन भी वो सेम परफॉर्म करे, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। तो व्हाट आर टिश्यूज? Group of cells having common origin and performing similar functions. Similar functions, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। अब टिश्यूज से आगे जब ऑर्गन बनता है तब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच होते हैं और तब जाके ऑर्गन्स बनता है। आपने हायरार्की में पढ़ा होगा बच्चों, सेल बना, सेल से पहले फिर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज हुए तो टिश्यूज बने, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म बना। तो सेम चीज है, टिश्यूज क्या है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन और परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्लांट की, तो प्लांट में कितने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं उसके ऊपर जिक्र करते हैं। अगर हम प्लांट्स में देखें बच्चों तो प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम। ये बिल्कुल जनरल है बच्चों, बिल्कुल बेसिक्स है जो आपके आईआईटी जैम के, आप एक बार जब आप लेक्चर पढ़ लो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना तो आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ ठीक है, जो हमने पढ़ा है एटलीस्ट उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आईआईटी जैम में प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आराम से आपके हो जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं टिश्यूज दैट आर फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट्स, तो सिस्टम्स कैसे होते हैं? एक होता है मेरिस्टेमेटिक सिस्टम और एक होता है परमानेंट टिश्यूज वाला सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या बात की, प्लांट हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। उसमें सबसे पहले आपके पास आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एंड सेकेंड इज परमानेंट टिश्यूज। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज, तो एक बात बहुत ध्यान से याद रखना बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में मेजर डिफरेंस ये होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन सेल से बने हुए होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से बने होते हैं, उनमें दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, उनमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, जबकि परमानेंट टिश्यूज में जो परमानेंट सेल्स होते हैं उनमें दे लूज द एबिलिटी टू ऑफ डिविजन। ठीक है, तो डिविजन की एक्टिविटी उनमें नहीं होती। परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली इंगेज होते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। चलिए अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज what are meristematic tissues? Meristematic tissues are the tissues in which the meristematic cells have the ability of cell division. सेल डिवीजन की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। अब ये क्यों?
क्योंकि आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं, जैसे अगर आप देखो सेल्स की अगर हम बात करें, मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। इनमें एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स में डिवाइड करके दो टाइप के सेल्स बनाते हैं। एक ऐसा सेल जो आगे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डेडिकेटेड होता है, और एक ऐसा सेल जो वापस से इसकी पॉपुलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी क्या होती है, सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे एक सेल था, एक सेल से क्या हुआ, एक छोटा एक सेल और बना, और इसी से एक और सेल बना। ये जो सेल बना इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन इंपार्ट करने की एबिलिटी है। ये क्या है, ये एक डिफरेंशिएटेड सेल है। जो डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। तो ये सेल क्या करेगा, अगर ये डिफरेंशिएटेड बन गया है तो ये फर्दर अब सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये डिफरेंशिएटेड है। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अब बन गया है, इतना लायक बन गया है कि अब ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन इस सेल को देखो, ये सेल क्या करता है, इट इज सेल्फ रिन्यूएबल। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, अपनी ही पॉपुलेशन को मेंटेन भी करना इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर ये डिवाइड करते करते डिफरेंशिएटेड सेल्स ही बनाने लग जाएंगे, ऐसे सेल्स बनाने लग जाएंगे जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन तो खत्म हो जाएगी, राइट। तो कभी अगर आपके पेड़ में कहीं चोट लगी या किसी भी टाइप का डैमेज हुआ, उस डैमेज को हील करने के लिए सेल्स कहां से आएंगे, राइट। ये रीजन होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करता है तो एक ऐसा सेल बनाता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, और एक सेल ऐसा होता है जो जिसमें सेम एबिलिटी होती है जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल, मतलब अपनी ही एक कॉपी बनाएगा जो डिवाइड करेगी, आगे जाके सेल डिवीजन करके अपनी ही पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखेगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ रिन्यूएबल वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये हमारे डिफरेंशिएटेड सेल बना। डिफरेंशिएटेड कहीं पे भी टर्म आ गया, इसका मतलब पर्टिकुलरली उस सेल में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करने का वो है, क्या बोलते हैं, एबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएटेड सेल हो गए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स दैट हैव द एबिलिटी ऑफ सेल डिविजन, ठीक है, इनके पास सेल डिविजन की एबिलिटी होती है। अब सेकेंड, अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें, परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन की बात करें, तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं ऐसे सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाते हैं जो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं ऑफ सेल डिवीजन, उनको उन सेल्स के मिलने से आपके परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है, दे आर डिफरेंशिएटेड, ये दे आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट हैव नो एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, इनके पास कोई भी सेल डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं होती। परमानेंट टिश्यूज do not have that do not have the ability of cell division, ठीक है। अब अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स के और परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स की बात करें बच्चों, तो हम पीछे वापस आते हैं। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन पोजिशन। पोजिशन के ऊपर बेस्ड आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे हो सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, या फिर हो सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, या फिर हो सकते हैं लैटरल मेरिस्टम, या फिर हो सकते हैं आपके लैटरल मेरिस्टम। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा एपिकल मेरिस्टम का क्या मतलब होता है। एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट एट एपिक्स। जब आपने लीफ प्राइमोर्डिया देखा है, अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टम की, तो आपने ये हम बात करते हैं हम बात कर रहे हैं बच्चों चलिए, थोड़ा सा लैगिंग आ गई थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टम की।
किसकी बात कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टम की। जब हम एपिकल मेरिस्टम की बात करते हैं, नाम से ही ये चीज समझ में आ रही है कि दे आर टॉकिंग अबाउट एपिक्स। तो ये क्या है? अगर आप लीफ प्राइमोडिया देखो, इस तरीके से आप प्राइमोडिया देखो, लीफ प्राइमोडिया, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। और आपको यहाँ पे ये एपिक्स में जो सेल्स दिखते हैं, दीज आर, ये क्या होते हैं? दीज आर एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम कैसे हो सकते हैं? एपिकल मेरिस्टम आर द मेरिस्टम दैट आर फाउंड ऑन एपिक्स। कहाँ फाउंड होते हैं? फाउंड ऑन एपेक्स। एपेक्स में तो पाए जाते हैं। अब एपेक्स किसके? रूट के भी और शूट के भी। हमेशा याद रखना बच्चों, जब शूट डेवलपमेंट होता है तो शूट एपिकल मेरिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूट डेवलपमेंट होता है तो रूट के एपेक्स में प्रेजेंट मेरिस्टमेटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम होता है जो शूट के एपेक्स में या फिर रूट के एपेक्स में पाया जाता है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टम फाउंड ऑन एपेक्स ऑफ, आप बोल सकती हो, शूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज सैम। सैम का मतलब होता है शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम। वहीं अगर हम बात करें जो एपिकल मेरिस्टम आपके रूट्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स एपेक्स में जो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रैम, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो दो प्रकार के हमने देख लिए। मेरिस्टमेटिक सेल्स में भी जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं वो एक शूट एपिकल मेरिस्टम होता है और एक रूट एपिकल मेरिस्टम होता है। रूट एपिकल मेरिस्टम रूट डेवलपमेंट, शूट एपिकल मेरिस्टम शूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारा एपिकल मेरिस्टम के बाद हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। जब हम इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो यूजुअली इनकी लोकेशन कहाँ होती है? इनकी लोकेशंस होती है जो नोडल रीजन्स होते हैं एक प्लांट के, उस पे। अब अगर हम एक प्लांट की बात करें, जैसे मैंने एक प्लांट ग्रो करवाया है, ठीक है, आप ये मान लो ये एक मेरा प्लांट है जो ग्रो कर रहा है अच्छा खासा। तो ये जो रीजन्स हैं इसके, ये वाले जो बीच के नोडल रीजन्स होते हैं बच्चों, ये नोडल रीजन्स होते हैं। ये वाले रीजन्स क्या है? दीज आर नोडल रीजन्स। इन नोडल रीजन्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? इन नोडल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, और इंटरकैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम को यूजुअली हम प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी ग्रोथ, इसीलिए हम उनको प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो हमने क्या बोला? जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं दे आर फाउंड एट नोडल जोन। जो भी एक प्लांट के नोड्स, इन्हीं को नोड्स बोलते हैं बच्चों। ये वाला पार्ट क्या है? दीज आर नोड्स। और नोड्स, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? इंटरनोडल जोन। ठीक है, वो इंटरनोड्स होते हैं, और नोड्स होते हैं जहां से आपका पत्ता निकल रहा है, जिस पोजीशन से पत्ता निकल रहा है उस जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है जब जो भी आपकी गाय होती है या भैंस होती है वो घास चरती है, घास तो वो पूरा खा लेती है। घास खाने के बाद कुछ टाइम बाद आप वापस देखते हो कि घास फिर उग जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये रीजन इसीलिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। वापस से ग्रास के उगने के लिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टम ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई? इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? दे आर फाउंड एट नोड्स। प्लांट के जो नोडल रीजन है वहां पे पाए जाते हैं। इंटरकैलरी हो गया। इसके बाद बात करते हैं बच्चों थर्ड, दैट इज लैटरल मेरिस्टम। हमेशा कभी भी क्वेश्चन में आए तो लैटरल मेरिस्टम बेसिकली किस में इन्वॉल्व होता है? लैटरल मेरिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन, ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में? क्योंकि आपने देखा है मोनोकॉट्स की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है, जबकि आपके जो डाइकॉट्स होते हैं या फिर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें आपने देखिए आपको बड़े बड़े आकार के पेड़ दिखते हैं। वो इतने पेड़ जो आपको दिखते हैं, इतनी मोटाई, उनकी जो चौड़ाई होती है दैट इज विड्थ होती है या गर्थ होती है, वो बहुत ज्यादा ऐसे चौड़ी सी होती है। वो किसकी वजह से होती है बच्चों? वो होती है ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम। क्योंकि लैटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ।
रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आपका लैटरल मेरिस्टम होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप होते हैं? एक होता है आपका वैस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम ही होते हैं जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक तो वैस्कुलर कैम्बियम हो गया, जिसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, बट एज अ होल जब इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर एक कैम्बियल रिंग बनाते हैं तब एज अ होल वैस्कुलर कैम्बियम बोला जाता है, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम हो गया, इसके अंदर आता है जो, और एक दूसरा होता है विच इज कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों को जनरेट करने का काम होता है लैटरल मेरिस्टम का, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन गर्थ, चौड़ाई में। इस तरीके से चौड़ा, एक लंबाई तो बढ़ गई जितनी बढ़नी थी, अब चौड़ाई बढ़ानी है, इस तरीके से बढ़ाना है, गर्थ में बढ़ाना है आपको अगर एक पेड़ को, तब चाहिए होती है, तब किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सेकेंडरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए लैटरल मेरिस्टम को क्या कंसिडर किया जाता है बच्चों, कि ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और मोनोकॉट्स में, क्योंकि आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे पेड़ तो आपको दिखते नहीं है, सीजनल टाइप क्रॉप्स भी होते हैं, या ग्रासेस भी आपको कभी इतनी बड़ी पेड़ के आकार की या फिर पाइन्स के आकार की इतनी बड़ी बड़े पेड़ आपको कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनमें मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखी जाती यूजुअली, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे लैटरल मेरिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। तो ये तो बात थी आपकी। जब हम मेरिस्टम्स को 3 भाग में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। हमने क्या बोला? परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज और ऐसे सेल से मिलकर बने हैं जो डिफरेंशिएटेड होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनमें कोई भी एबिलिटी नहीं होती सेल डिवीजन की, दे कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। तो अब अगर हम इसी की बात करें, परमानेंट टिश्यूज में ही हम बात करें, तो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ये टिश्यूज इसीलिए बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि अब जब हम वैस्कुलर बंडल्स पढ़ेंगे, या सॉरी वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा आपके परमानेंट टिश्यूज के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, और एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम 3 टाइप के सिंपल, इनको सिंपल क्यों कहते हैं बच्चों? इनको सिंपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही टाइप के सेल से मिलके बने हुए होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। वहीं हम कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, एक किसी ने एक आइटम बनाया। जब आप बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में पढ़ते हो, आप किसको पढ़ते हो? आप या तो जाइलम को पढ़ते हो और दूसरा आप पढ़ते हो फ्लोएम को, ठीक है। अब जब हम जाइलम एलिमेंट्स की बात करते हो, तो जाइलम एलिमेंट्स में आपने क्या क्या पढ़ा? जाइलम वेसल्स पढ़ा है, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा है, जाइलम फाइबर्स पढ़े हैं, जाइलम ट्रैकीट्स पढ़े हैं। तो जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट। इसीलिए इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ one kind of cells, जबकि आप अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करो, मेड अप ऑफ more than one type of cells. They are made up of more than one type of cells. तो इसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या आता है। जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज दोनों में डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, आपने बहुत कॉमनली पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हम 3 चीजें सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पढ़ते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा। जब भी पैरेन्काइमा का कोई फंक्शन पूछे बच्चों, मेजॉरिटी पैरेन्काइमा सेल्स का रोल किस में होता है? पैरेन्काइमा सेल्स का रोल होता है आपके
स्टोरेज के पर्पस में। हम बहुत डिटेल में पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं, स्केलेरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, ये टाइप ऑफ टिश्यूज जब हम बहुत ब्रीफ, बहुत अच्छे से डिटेल वे में पढ़ेंगे बच्चों, एक लेक्चर वैसा भी आने वाला है, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज क्योंकि लेक्चर पहले डेडिकेटेड है ट्रांसपोर्ट एंड वैस्कुलर प्लांट से, तो सिर्फ आपको ब्रीफिंग करा रही हूँ मैं कि किस टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम आपने पैरेन्काइमा के टाइप नहीं करवाए, कैसे होते हैं वो नहीं करवाए, वो मैं आगे आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। इनका फंक्शन किस में होता है, स्टोरेज में होता है। सेकंड अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, सेकंड सेल्स कैसे होते हैं, सेकंड सेल्स होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स। अब कोलेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं, जिनसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज पैरेन्काइमा सेल्स आर मेड अप ऑफ क्या, तो दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मेजर जो वो होता है कंपोनेंट दैट इज सेल्यूलोज। जब हम कोलेनकाइमा सेल्स की बात करते हैं बच्चों, कोलेनकाइमा सेल्स में क्या होता है, इनके सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, पैरेन्काइमा सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं और इनके बीच में स्पेसेस होती है जिसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ओवल, राउंड, इस तरीके से ये हो सकते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं कभी कभी। अगर आप कोलेनकाइमा की बात करो तो कोलेनकाइमा सेल्स किससे बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। एंड किससे बने होते हैं, पेक्टिन से बने होते हैं। और ये हमेशा याद रखना बच्चों, कोलेनकाइमा सेल्स में आपके जो कोलेनकाइमा सेल्स की अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। मान लो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत या तो बहुत ही कम होगी या फिर कम होगी तो बहुत ही छोटी सी होगी, ठीक है। तो ये सेल्स भी क्या होते हैं, दीज सेल्स आर ऑल्सो हेक्सागोनल हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, किसी भी तरीके के ये सेल्स के शेप हो सकता है। बट हमेशा याद रखना कोलेनकाइमा सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें अनइवन थिकनिंग होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से, पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से आपके कोलेनकाइमा सेल्स की कॉर्नर्स में क्या होती है, इस तरीके से थिकनिंग होती है, ठीक है। वो भी कैसी थिकनिंग होती है, अनइवन थिकनिंग होती है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा। इसीलिए बोला जाता है कोलेनकाइमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपने एक पेड़ देखा है, अगर मैं आपको एक पेड़ दिखाऊं, इसमें ये पत्ता जो है, ये पत्ता, इसका ये हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों, पिटियोल कहलाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। ये जो पिटियोल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कोलेनकाइमा। वैसे ही जो टेंड्रिल्स होते हैं आपके पौधों में, जो ऐसे स्पाइरली टेंड्रिल्स होते हैं, वो टेंड्रिल्स में भी आपका कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनको ब्रेक होने से बचाते हैं। अब हवा बहुत तेज चली, ऐसा तो नहीं है ना, हवा तेज चलती है तो सारे पत्ते एकदम से झड़ जाते हैं, नहीं होता। क्यों नहीं झड़ पाते वो, क्योंकि वहां पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं और वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसी भी टाइप के स्ट्रेस पे, ठीक है। तो इसीलिए कोलेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती, कॉर्नर में थिकनिंग होती है, जो कि किसकी वजह से होती है, पेक्टिन की वजह से होती है, ठीक है। चलिए, अगर ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप अगर हम देखें, थर्ड टाइप होता है स्केलेरेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा को बेसिकली बोला जाता है डेड सेल्स। ये डेड सेल्स से बने होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, प्लस इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो रीजन इज फिल्ड विथ लिग्निन। ये किससे बने हुए होते हैं बच्चों, इनका पूरा जो ल्यूमन होता है दैट इज फिल्ड विथ लिग्निन, इसीलिए हम इनको कंसिडर करते हैं एज डेड सेल्स, ठीक है। तो स्केलेरेन्काइमा क्या होते हैं, इनका जो प्रोटोप्लास्ट वाला रीजन होता है या ल्यूमन होता है, इट इज फिल्ड विथ ल्यूमन, इट इज फिल्ड विथ लिग्निन। लिग्निन के वजह से, ये लिग्निन रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेक स्केलेरेन्काइमा डेड। जब स्केलेरेन्काइमा के टाइप्स आप आगे देखते हो तो स्केलेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं और स्केलेरेट्स होते हैं। स्केलेरेन्काइमा के टाइप अगर आप देखोगे बच्चों तो एक होता है स्केलेरेन्काइमा फाइबर्स और एक और फाइबर्स। मतलब क्या है, ये फाइबर्स जो लंबे लंबे फाइबर्स आपको निकलते हैं पेड़ से, अगर कोई लंबे लंबे फाइबर्स निकलते हैं, जैसे जूट का फाइबर हो गया बच्चों, कॉटन कॉयर हो गया, अगावे के फाइबर्स हो गए जिनसे रस्सियां बनती है, डोर मैट्स बनते हैं, वो सारे फाइबर्स किससे बने हुए होते हैं, वो बने होते हैं स्केलेरेन्काइमा के फाइबर्स होते हैं, डेड से बने होते हैं, डेड सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप स्केलेरेट्स की बात करो, हम अगर स्केलेरेट्स की बात करें तो स्केलेरेट्स को हम स्टोन्स भी बोलते हैं। स्केलेरेट्स को
को हम स्टोन्स भी बोलते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के पल्प में, जैसे गुआवा हो गया, सपोटा हो गया, गुआवा हो गया, जब आप अमरूद खाते हो या चीकू खाते हो तो आपको कुछ ना कुछ थोड़े दानेदार लगता है उसके पल्प को जब आप खाते हो। कभी आपने अमरूद का जूस भी पिया होगा तो आपको कुछ दानेदार मुंह में आता है। वो दानेदार किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू स्केलरेंस, जो आपके स्केलरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो स्टोन या दरदरापन देते हैं आपके फ्रूट्स को। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट स्केलरेनकाइमा। जो इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है कि वो ये डेड क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है, स्केलरेनकाइमा की सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इज लिग्निफाइड, इसकी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, इसीलिए इसको हम डेड कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में बच्चों हम लोग अब सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में जिसका रोल है, जिसके कंटिन्यूएशन में हम ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मैंने आपको बता दिया, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो इसमें हमारे पास होता है जाइलम एलिमेंट्स, जाइलम होता है, और होता है फ्लोएम। ठीक है, जैसे आपका जाइलम है, जाइलम किससे बना हुआ है? जाइलम इज मेड अप ऑफ जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड जाइलम फाइबर्स। इन चारों से मिलकर बना हुआ होता है आपका जाइलम। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, यूजुअली आपका जो जाइलम पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा आप जानते हो लिविंग सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, स्केलरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, जाइलम वेसल्स हो गए, जाइलम ट्रैकीड्स हो गए, ये सब क्या है? ये दोनों आपके क्या है? डेड सेल्स से बने हैं, ये डेड हैं। ठीक है, वैसे ही फाइबर्स आप जानते हो स्केलरेनकाइमा से बना होता है फाइबर्स, तो ये भी क्या है? डेड है। लेकिन अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग सेल्स होते हैं, दीज आर लिविंग। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, इनमें से कौन सा पार्ट डेड है और कौन सा लिविंग है। अब अगर हम बात करें बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, तो वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है? वो बेसिकली जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पानी और मिनरल आयंस को जमीन से ऊपर की तरफ खींचने के लिए। अब अगर आप जमीन से ऊपर, जो टॉप मोस्ट प्लांट है आपका, प्लांट की लीफ है आपकी, वहां तक आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है मिनरल्स और सॉल्यूट का, मिनरल्स हो गया और वाटर का, तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए वाटर और मिनरल सॉल्यूट्स किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जाइलम एलिमेंट्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं। वहीं जो खाना बनता है, खाना क्या है? फोटोसिंथेसिस से प्लांट बनाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन कौन करता है? वो करते हैं फ्लोएम। वो भी किसकी वजह से होता है? फ्लोएम के सीव ट्यूब से। जो सीव ट्यूब कहाँ पाई जाती है? एंजियोस्पर्म्स में। सीव सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, इसके बारे में हम एक डिटेल लेक्चर फिर कैरी करने वाले हैं बच्चों, उसमें हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लोएम के, अगर यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया है, आगे हम फ्लोएम के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। फ्लोएम कैसा होता है? फ्लोएम भी इट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इनको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। फिर सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स का काम क्या होता है? सीव एलिमेंट्स का काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, और सीव एलिमेंट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो दे आर कंसिडर्ड डेड। तो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनके लिए सारी चीजों को, जितनी प्रोटीन्स उनके मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय कंपेनियन सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है बच्चों? आप जानते हो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट हम प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करते हैं। तो कंपेनियन सेल क्या करता है? कंपेनियन सेल सीव एलिमेंट्स के बिल्कुल बाजू में कलेक्ट होता है। जैसे अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें, तो मान लो हमारे ये जो सीव एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से सीव एलिमेंट्स हैं, या फिर आप इसी तरीके से एक अच्छा सा ऐसे ही डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे परफोरेटेड हमारी ये क्या होती है? सीव प्लेट्स होती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जैसे ये प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट्स बोलते हैं। ये सीव प्लेट्स के ही, ये सीव प्लेट्स है। ठीक है, इस तरीके से आप कंसिडर कर लो। और ये जब आपने कंसिडर किया, इसके साइड में मान लो हमारे कनेक्शन में ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है, मान लो। ये सब डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिमाग में डालने के लिए बना रही हूँ बच्चों। कंपेनियन सेल्स है, मान लो दीज आर कंपेनियन सेल्स।
ठीक है। ये कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, प्लाज्मो, ये लिविंग होते हैं, इनमें अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, ये लिविंग होते हैं। कंपेनियन सेल्स लिविंग होने की वजह से जो भी खाना, जो भी न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन होता है वो सीव एलिमेंट्स के पास पहुंचाता है, जिससे इसकी मेंटेनेंस होती है। क्योंकि आपका फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स से सिंक तक जो ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम होता है वो फ्लोएम का होता है। वो भी आपके ये मेन रोल कौन परफॉर्म करता है, यहाँ पे सीव सेल्स करते हैं। ठीक है, सीव सेल्स हो गए या फिर सीव ट्यूब्स हो गए। जब सीव सेल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक ट्यूब के फॉर्म में लगे होते हैं तो वो सीव ट्यूब्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। सीव सेल्स आपके जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्लोएम का काम क्या था, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब हम बात करते हैं जाइलम की, जाइलम की बात कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि जाइलम क्या फॉर्म करते हैं, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्यूट्स का, मिनरल सॉल्यूट्स का फ्रॉम soil to uppermost part of a plant, uppermost part of a plant against the gravitational pull, against gravitational against the gravitational pull, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है पानी और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम सॉइल टू अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब ट्रांसपोर्टेशन कभी भी किस बेसिस पे होता है बच्चों, आप जानते हो आपके पास रूट है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं रूट का, ये रूट है, रूट के साइड में हमारे पास सॉइल पार्टिकल्स है, ये रूट हेयर है और रूट हेयर के साइड में आपके पास क्या है, सॉइल पार्टिकल्स है, और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आपके पास क्या है, पानी है। ये हमारा क्या है, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मान लो ये नीले कलर के, और ये हमारा क्या है, दिस इज, ये रूट है। अब रूट में सबसे पहली लेयर आपकी क्या होती है बच्चों, एपिडर्मिस होती है, राइट। आपकी रूट की सबसे पहली वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल सेल्स। अब मान लो अगर मैं इस तरीके से ना डायग्राम बनाऊं और मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो ये हमारे सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स मान लो। कॉर्टिकल सेल्स के बाद हमारे पास एक एंडोडर्मिस की लेयर होती है, आप जानते हो। ठीक है, और उसी में ये मान लो एक स्ट्रिप है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप होती है दैट इज प्रेजेंट इन आपके एंडोडर्मिस के रीजन में प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप बच्चों। और ये कैसी होती है, ये सुबरेनाइज्ड होती है। कैसी होती है, सुबरेनाइज्ड। सुबरेनाइज्ड मतलब होता है सुबरिन से बनी हुई है। बनी किससे होती है, मेड अप ऑफ सुबरिन, सुबरिन से बनी होती है। सुबरिन का बनना क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपका पानी एक रूट अपटेक करता है या न्यूट्रिएंट्स ये अपटेक करता है, वो क्या करते हैं बच्चों, वो दो पाथवे से, एक एपोप्लास्टिक पाथवे और एक सिम्प्लास्टिक पाथवे से मूव करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब क्या होता है, आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है, ये एक बैरियर फॉर्म कर देती है, जो आपका ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस रीजन में एक बैरियर फॉर्म कर देती है, जिससे आपके न्यूट्रिएंट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स अब डायरेक्टली एपोप्लास्टिक पाथवे से अंदर की तरफ ना जाए। यहां पे बीच में आपके क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये बीच वाला रीजन है आपका वैस्कुलर बंडल का। किसका रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल्स में अगर आपको पानी और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना है तो आप किस तरीके से करोगे, आप किस तरीके से करोगे, मतलब है कि किन पाथवेज से करोगे, उनका जिक्र करते हैं बच्चों। हमेशा याद रखना, जब भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो दो फॉर्म्स में हो सकता है, दैट इज एक तो जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनता है, आपके रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया,
जहां पे भी ये रूट हेयर की जहां तक कैपेसिटी थी, उसने क्या किया, अपने आसपास के सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब किया। जब उसने पानी को एब्जॉर्ब किया तो वो सॉइल जहां से उसने पानी को खींच लिया, वो सॉइल में तो पानी खत्म हुआ, लेकिन उसके नेबरिंग पार्ट, जो नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स है, वहां पे अभी भी पानी है। तो वहां पे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों, एक वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट भी बिल्डअप हो जाता है। जब प्रेशर ग्रेडियंट बिल्ड होता है तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बिल्ड हो गया, तो एक कम ग्रेडियंट का मतलब क्या है, एक जगह पे हाई प्रेशर, एक जगह पे लो प्रेशर, जिसके वजह से वाटर क्या होता है, एकदम से बल्क ट्रांसपोर्ट, दैट इज खिंच के आता है दूर से। आप जानते हो वाटर पोटेंशियल कभी भी हम क्या बोलते हैं, जहां ज्यादा पानी है वहां ज्यादा वाटर पोटेंशियल, जहां कम है वहां पे कम वाटर पोटेंशियल। तो ज्यादा से कम की तरफ को पानी खींचता है, पीछे पीछे पानी ज्यादा है, नियर बाय सॉइल पार्टिकल्स में पानी खत्म हो गया क्योंकि एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पीछे से पानी अंदर की तरफ खींचे जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ को आएगा, और इस तरीके से बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। तो बल्क ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, और उसमें एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती। तो अगर हम बात करें बच्चों वाटर ट्रांसपोर्ट की, हम जब वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बच्चों, तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, सबसे पहले ये याद कर लो, इट इज थ्रू जाइलम एलिमेंट्स। और जाइलम एलिमेंट्स में हम मेजरली किसकी बात करते हैं, जाइलम ट्रैकीट्स की, जाइलम ट्रैकीट्स की एंड जाइलम वेसल्स की, जाइलम वेसल्स की। यूजुअली आपके जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। जाइलम ट्रैकीट्स जिम्नोस्पर्म में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। कुछ अभी भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम ट्रैकीट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो ट्रांसपोर्ट होता है एंजियोस्पर्म्स में वो जाइलम वेसल्स के थ्रू होता है बच्चों। जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, उनमें ट्रैकीट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स अभी भी मिलेंगे आपको जिनमें जाइलम ट्रैकीट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी हमने जाइलम वेसल से ट्रांसपोर्ट किया वाटर का, और वाटर का ट्रांसपोर्ट अभी मैंने आपको बताया किसके थ्रू होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट विच इज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, क्यों बनता है आपको पता चल गया। आसपास की सॉइल से अगर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा एक रूट, तो उस एरिया में पानी खत्म हो जाएगा, उसके नियर बाय सॉइल पार्टिकल्स में अभी भी पानी है, तो पानी के डिफरेंस की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से बल्क के फॉर्म में पानी ऊपर आता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एटीपी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। लेकिन वहीं अगर आपको जब सॉल्यूट का कैरी करना होता है, सॉल्यूट जैसे सॉल्यूट मतलब मिनरल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, वहां पे आपके दो तरीके के ट्रांसपोर्ट कैरी आउट होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बच्चों, अगर हम एक्टिव, ये तो हमारे वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। जब हम मिनरल सॉल्यूट्स की बात करते हैं, मिनरल सॉल्यूट्स की बात करते हैं, तो मिनरल सॉल्यूट्स के केस में हमारे पास ट्रांसपोर्ट हमारा एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो ट्रांसपोर्ट, एक्टिव अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा याद रखना ये होता है ड्यू टू प्रोटॉन पंप्स, ठीक है, हमारे प्रोटॉन पंप्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसके लिए हमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। लेकिन अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जैसे डिफ्यूजन हो गया, या फिर आप बोल सकते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, जिसमें चैनल्स के थ्रू, कुछ स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू, जैसे एक्वापोरिन है, किसी स्पेसिफिक चैनल के थ्रू अगर पार्टिकल कोई भी सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो पैसिव में आता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही चीजें मूव करती हैं, अगेंस्ट नहीं मूव करती। तो जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा से कम की तरफ को मूव करेगी, आराम से इजीली मूव होती जाएगी, उसमें पैसिव होता है। इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। तो मिनरल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट इसकी तरफ हो सकता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाथवे की बात करें, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के पर्सपेक्टिव से, उसमें एक आता है एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, और एक होता है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं तो इसीलिए हम इस पे फोकस हो रहे हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे।
अगर एपोप्लास्ट पाथवे की बात करो बच्चों, तो हमेशा याद रखना ये है डायरेक्ट स्टेटमेंट। अभी तो आप IIT जैम का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप आगे भी देखोगे, आप गैट भी दे रहे हो या फिर टिफर का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है? जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का या मिनरल सॉल्यूट्स का इन बिटवीन जो भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है उनके थ्रू या फिर सेल वॉल के थ्रू। एक सेल है, ये आपका सेल है, सेल से किससे कनेक्टेड है? प्लाज्मोडेस्माटा से मान लो कनेक्टेड है। ये आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वाली डायग्राम बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। ये सेल्स हमारी इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट। ये हमारी सेल वॉल है, ये रूट ने एब्सॉर्ब किया पानी, इस तरीके से मान लो। तो ये जो स्पेसेस है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरीके से आप मान लो। तो जब आपका डिफ्यूजन के थ्रू, अब क्या है, ये जो बीच की स्पेसेस है, ये जो हमारी सेल वॉल की स्पेसेस है, या फिर आपका क्या है, हमेशा यहां पे आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये हो गई, ये हमारी ये वाली डिस्टेंस क्या है, दिस इज इन बिटवीन सेल वॉल, और ये आपकी क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेसेस। इनके थ्रू अगर पानी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, इन बिटवीन स्पेसेस, बिल्कुल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा रहा, इट इज वाटर या मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर मूविंग इन बिटवीन इंटरसेलुलर स्पेसेस या फिर फ्रॉम द सेल वॉल से सेल वॉल के ही बीच में मूव कर रहा है, या इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में मूव करके आपके जा रहा है, उसको आप बोलते हो एपोप्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स मूव थ्रू, किससे मूव करते हैं, थ्रू, पहला तो पॉइंट है सेल वॉल के इर्द गिर्द से मूव कर जाएंगे, या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस से। ये कभी भी क्या नहीं करते बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेसेस से मूव कर सकते हैं, ये कभी भी आपका सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऐसे डिफ्यूज नहीं करेंगे। ये एक्सेप्ट तभी एंटर करते हैं जब आपके एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो आ जाती है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप आपकी ना मिनरल आयंस को और वाटर को आपके एपोप्लास्टिक पाथवे से आगे जाइलम वेसल्स पे नहीं जाने देती। उस टाइम पे क्या होता है, जो भी पानी आपका एपोप्लास्टिक पाथवे से आया है वो एंडोडर्मिस से और या फिर आपके जाइलम जो वेसल्स है या जाइलम एलिमेंट्स है उसमें रिलीज हो जाता है डिफ्यूजन से, तो वो अंदर चले जाते हैं इस तरीके से। सेकेंड पाथवे क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, वाटर जो है ट्रैवल करता है, या फिर हम बोल सकते हो एंटर करता है सेल्स को थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो बस प्लाज्मोडेस्माटा से थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए, मतलब ये आपका एक सेल है, इट इज कनेक्टेड टू अनदर सेल, इट इज कनेक्टेड टू अनदर सेल, इट इज कनेक्टेड टू अनदर सेल। इस तरीके से सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पानी, मान लो पानी डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ गया, इस तरीके से पानी अंदर आ गया बच्चों, है ना, पानी अंदर आ गया। अब पानी क्या करेगा, यहां से ही सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही मूव कर रहा है एक सेल से दूसरी तरफ। इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो मेजर पाथवे है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, वो कौन होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। सिम्प्लास्ट पाथवे क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल करता है पानी किसके थ्रू, आपके प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन के थ्रू। एक सेल दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड है और इस कनेक्शन के थ्रू ही पानी आपका मेन जाइलम एलिमेंट्स तक पहुंचता है, वैस्कुलर बंडल जहां पे जाइलम या ट्रैकरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां तक पहुंचता है। तो इसीलिए हम सिम्प्लास्ट को क्या बोलते हैं, मेन पाथवे है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने कुछ, हमारे पास मेजर क्या था, ट्रांसपोर्ट इन वैस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है दो पाथवे से, एक एपोप्लास्ट पाथवे से और एक सिम्प्लास्ट पाथवे से। वाटर एक रूट कैसे अपटेक करता है, वाटर अपटेक होता है विद द हेल्प ऑफ बल्क, या तो बल्क ट्रांसपोर्ट होगा डिफ्यूजन या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट होगा, वो भी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। उसके अलावा जब मिनरल जो सॉल्यूट्स होते हैं उनको ऊपर तक पहुंचाना है, टॉप मोस्ट लेयर तक पहुंचाना है, तो उसमें एक और रोल प्ले करता है विच इज ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी बोलते हैं जिसे। वहां पे क्या होता है, आप जानते हो पानी के बीच में क्या होता है, कोहेशन होता है। मतलब कोहेशन मतलब होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अट्रैक्शन होता है। फिर उसी के अलावा
एडिशन होता है, एडिशन मतलब होता है जो आपके जाइलम वेसल्स है या ट्रैकीट्स हैं उनके सेल वॉल से पानी का एडिशन होता है, चिपकना होता है, या फिर सरफेस टेंशन की बात करते हैं क्योंकि आप जानते हो लिक्विड मीडियम में पानी पानी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा अट्रैक्शन शो करता है रैदर देन जब आप गैस वाले फेज में इंटरेक्शन देखते हो। तो ये तीनों चीजें जो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, इस ट्रांसपिरेशनल पुल के वजह से क्या होता है, आपका जो मिनरल सॉल्यूट्स ऑफ वाटर है वो टॉप मोस्ट पेड़ तक पहुंचता है। ठीक है, तो हमारा जब हम ट्रांसपोर्ट वाटर का पढ़े या मिनरल न्यूट्रिएंट्स का पढ़े बच्चों, तो उसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती है। एक तो आपका डिफरेंट पाथवे, एपोप्लास्ट कभी आया तो सीधे आप यही बोलोगे हमारे सेल वॉल के थ्रू या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू अगर पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दैट पाथवे इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। और सिम्प्लास्ट में आप क्या बोलोगे, वाटर moves through plasmodesmata which connects one cell to another। एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट प्लाज्मोडेस्माटा करता है और अंदर ही अंदर से पहले डिफ्यूजन से सेल के अंदर पानी घुसेगा, फिर पानी अंदर ही अंदर से पहुंच जाएगा जाइलम वेसल्स जहां आपके वैस्कुलर बंडल्स है जो एसेंट ऑफ सैप कैरी आउट करेगा जाइलम वहां पे। अब वहां से टॉप मोस्ट पेड़, जो पेड़ की पत्ती है, सबसे ऊंचे पेड़ की भी जो ऊंची पत्ती है, सबसे ऊपर वाली पत्ती, वहां तक पानी पहुंचता है ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। ट्रांसपिरेशनल पुल किसने दी थी, जॉली एंड डिक्सन ने। ठीक है बच्चों, ये था आज आपका ट्रांसपोर्ट इन वैस्कुलर प्लांट्स। जो भी अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, आप कमेंट बॉक्स पे उसको टाइप कर सकते हो, हम उसका एक डिटेल लेक्चर ले लेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। Stop.